वेलकम टू मनी लाइफ। मैं हूं सुचिता दलाल। इस बार मैं ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जिसे आप एजुकेशनल वीडियो कहेंगे। और ये एक एजुकेशनल वीडियो क्यों है? क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आपको और मुझे प्रभावित करने वाला है। दरअसल उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बेहतर होगा कि हम जानकार हो। और ये बात है जो मैं पिछले 1 साल से बार बार दोहरा रही हूँ, जो है सार्वजनिक देयता बीमा। क्या होता है? जब आप एक रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां पर आप एक छोटी सी दुर्घटना के शिकार होते हैं। मोरबी पुल ढह जाता है, आप वहां होते हैं। टिकट का भुगतान करने के बाद भी क्या आपके पास सरकार के सामने हाथ फैलाने के अलावा कोई और रास्ता है कुछ भुगतान की मांग करने के सिवा? मुझे लगता है कि हमारे पास अधिकार है। हमें संगठन, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर से भुगतान मांगने का अधिकार है। मॉल, अस्पताल, हवाई अड्डा, होटल, जहां हुई दुर्घटनाओं में हम घायल होते हैं, पुल दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं, या रोपवे दुर्घटना, हम इससे अनजान होते हैं। वास्तव में 90% भारतीयों से पूछा जाए तो संभावना है कि वो आपको बताएंगे कि ऐसी दुर्घटना में एकमात्र राहत जो आपको मिलेगी वो है आपका अपना स्वास्थ्य बीमा, आपका दुर्घटना बीमा, या जब सरकार बहुत कृपा करके कुछ समाप्ति भुगतान करती है, जिसका अर्थ है कि आपके जीवन का आमतौर पर 5 लाख मूल्य होता है। इमारत गिर जाती है, सरकार 2 या 5 लाख की घोषणा करती है और बस इतना ही आपके जीवन का मूल्य है। अगर आप जीवित रहते हैं तो सिर्फ आपको लगी चोटों के कारण अस्पताल में बहुत अधिक खर्च हो सकता है, लेकिन हमें यही मिलता है और हम इससे संतुष्ट हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भारतीय ये सोचना पसंद करते हैं कि हम नहीं जानते कि किससे पूछे, या हमें लगता है कि ये हमारे कर्म है कि हमने अपने पिछले जीवन में कुछ किया है, या ये एक सबक है जो हमें मिला है और किसी चीज़ के लिए जो हो सकता है। हमें नहीं लगता है कि ये हमारा अधिकार है और इसके लिए कोई बीमा होना चाहिए जो भुगतान करेगा। हम ये कहते हुए खुद को भी दोष दे सकते हैं, अरे मुझे बड़ी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या बड़ी दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए थी। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता है और मैं समझाती रहूंगी जब तक आप मनी लाइफ फाउंडेशन में हमारे प्रयास में शामिल होने के लिए पर्याप्त रूप से उत्तेजित महसूस नहीं करते हैं। आप जानते हैं, पूर्व खुफिया अधिकारी 71 साल के DS रंगा राव, जो भारतीय स्टेट बैंक में अपने लॉकर तक जा रहे थे और सीढ़ी पर से गिर गए, और वहीं से हमारा डिस्कवरी मिशन शुरू हुआ। 2 साल के कोविड लॉकडाउन के बाद हुई इस दुर्घटना में वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत थी। उन्हें मामूली सर्जरी की जरूरत थी, उन्हें फिजियोथेरेपी की भी जरूरत थी, और बैंक ने एम्बुलेंस तक बुलाना जरूरी नहीं समझा, जब तक कि उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं इसके लिए खुद भुगतान करूंगा। तो हाँ, उनका बीमा था। मेरा मतलब है कि वो एक समझदार वरिष्ठ नागरिक थे। ऐसा क्यों है कि बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए। हालांकि ये दुर्घटना उनके ही परिसर में हुई थी जहां पर लॉकर है। रंगाराव ने मनी लाइफ फाउंडेशन के मार्गदर्शन में बैंकों को आवेदन दिया, लेकिन बैंकों ने उनकी सभी मांगों को खारिज कर दिया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल को लिखा, उन्होंने भी इसे खारिज कर दिया। जब तक कि बीमा उद्योग के एक वरिष्ठ शख्स श्रीरंग समन ने कहा कि वो सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के तहत कानूनी नोटिस क्यों नहीं भेजते हैं। रंगाराव ने कहा, हेलो, ये क्या है? और वे जानकारी लेने लगे। हमने RBI को लिखा, इसे आगे बढ़ाया। श्री राव के मामले में भुगतान RBI के दबाव के कारण किया गया, लेकिन ऐसा हर बार हो सकता है ना? ये RBI में हुआ, रेस्टोरेंट में नहीं होता, एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं होगा। सो व्हाट इज अवर रेमेडी? सार्वजनिक देयता बीमा क्या है? हमने उसके बाद कई लेख लिखे, लेकिन इसे देखो, हमने पाया कि SBI के पास व्यापक देयता कवर है। हमने ये भी पाया कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके पास शायद बीमा कवर भी है, वो भी नहीं जानता कि ये कैसे काम करता है, यहाँ तक कि बैंकिंग में भी किस स्तर पर। पॉलिंग का कहना है कि उच्च स्तर की अज्ञानता से मेरा यही मतलब है कि यहाँ तक कि उन लोगों के बीच भी जिनके पास बीमा है। इसलिए SBI के पास किसी बड़ी आपदा के लिए शायद मुख्यालय में बैठा बीमा है। उन्हें नहीं लगता कि यह उनकी 10,000 शाखाओं पर लागू होता है। जब श्री रंगाराव जैसा कोई व्यक्ति उनके लॉकर तक पहुंचने में घायल हो जाता है, लेकिन इस तरह यह बीमा संचालित होना चाहिए। वे इसे नहीं जानते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इसकी मांग नहीं करते हैं और जीवन चलता रहता है। इसलिए हमने इसके तहत तक जाने का फैसला किया। तभी बीमा उद्योग के नेताओं ने एक व्यक्ति का सुझाव दिया जो शायद इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखती है। उनका नाम है उत्तरा वैद्य, जो एक उज्जवल और मुखर देयता बीमा विशेषज्ञ है। शी इज द फाउंडर ऑफ अटारा बाय द एडवाइजरी। हमने उनकी ओर अपना रुख किया और कहा, क्या हम एक होकर ये बात रख सकते हैं कि उद्योग में क्या हो रहा है?
इस तरह की आपदाओं के लिए किस प्रकार के बीमा कवर उपलब्ध हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्द एहसास हो गया था कि वो पूरा इतिहास जानती हैं कि यह कृत्य कैसे हुआ। भोपाल गैस त्रासदी के बाद क्या हुआ? मनी लाइफ फाउंडेशन के साथ काम करने के लिए वो सहमत हुई। उन्होंने और उनकी टीम ने वास्तव में व्यापक रिपोर्ट तैयार की कि यह कैसे काम करता है। अब मैं यहाँ इस रिपोर्ट के बारे में बात नहीं करने जा रही हूँ, जो 2 या 3 सप्ताह में जारी होने जा रही है, और यह माना जाता है कि यह संपूर्ण क्षेत्र में इसके विकास से लेकर कमियां, कार्यान्वयन में समस्याओं तक की आंखें खोलती है और सुझाव देती है। इसे एक अलग स्तर पर उठाया जाएगा और मेरा मानना है कि यह केवल आप जैसे लोगों को प्रभावित नहीं करता है और हम मध्यम वर्ग के लोग जो अच्छा समय बिताना चाहते हैं, बल्कि यह उन लोगों को प्रभावित करता है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं या बड़ी आपदाओं में शामिल है। उदाहरण के लिए एक और डिस्कवरी यह है कि हर भारतीय कंपनी जो विदेशियों या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ व्यापार करती है, उनके अधीन किसी भी तरह का व्यवसाय करती हैं, उन्हें व्यापक कवर के लिए संविदात्मक दायित्वों की आवश्यकता होती है। इसे कमर्शियल जनरल लायबिलिटी पॉलिसी कहा जाता है, जो सभी घटनाओं को कवर करती है। भुगतान का नियमित रूप से होना उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। और किस तरह की कंपनियां हैं? होटल, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट श्रृंखला। इसके अलावा अगर आप एक यूएस कंपनी है तो इसके बिना आप किसी भी तरह से भारत में काम नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका एक कैसी सोसाइटी है आप जानते हैं। अगर एक अमेरिकी उनमें से किसी एक में बैठा हो तो भगवान आपकी मदद करे। भारत में वो रेस्टोरेंट में आप पर कॉफी गिराते हैं या बाहर जाते समय वो लड़खड़ाएंगे क्योंकि सीढ़ियाँ ऊंची है, जो भी हो वो आप पर मुकदमा करेंगे। आप बीमा के बिना ये सब नहीं कर सकते क्योंकि भुगतान ज्यादा है। लेसन लर्न द हार्ड वे, तो लिटिगेशन एंड देयर कंट्री। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तरा वैद अपनी रिपोर्ट में कहती हैं कि विदेशी पर्यटक अधिकतम सार्वजनिक दायित्व का दावा करते हैं और कई मामलों में वो अपने भारत में बिताई गई छुट्टियों पर खर्च किए गए सभी पैसों की वसूली के लिए नकली दावों के साथ मुआवजे की मांग करते हैं। इस तरह के नकली दावे जाहिर तौर पर गोवा में बड़े पैमाने पर होते हैं, जहां होटल और रेस्टोरेंट के मालिक अक्सर एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस जाते हैं। अगर वे किसी दावे का विरोध करते हैं या उसका खंडन करते हैं, खासकर विशेष रूप से झूठ है, तो यह चार्टर कंपनियों के साथ उनके भविष्य के व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है, जो विशिष्ट स्थानों के लिए पर्यटकों के लिए उड़ान भरते हैं। क्योंकि गोवा में हर साल चार्टर फ्लाइट से कई विदेशी पर्यटक दाखिल होते हैं जो किसी एक जगह पर काफी वक्त रुकते हैं, और होटल मालिकों के लिए ऐसे पर्यटक फायदेमंद होते हैं और वो ये नहीं कहते हैं कि उनके साथ अनुबंध खत्म हो जाए। उत्तरा वैद की रिपोर्ट में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। पहला उदाहरण, सिनेमा घर जाने वाली एक महिला का दाहिना पैर टूटी सतह के कारण मुड़ गया, जो एग्जिट गेट पर कालीन के नीचे थी और नजर नहीं आ रही थी। थिएटर प्रबंधन ने पीएलआई पॉलिसी के तहत महिला को 3,05,000 रुपए का मुआवजा दिया। क्या आपको इस तरह के भुगतान के बारे में पता है? अब दूसरा उदाहरण, एक प्रतिष्ठित होटल की रखरखाव टीम मुख्य दरवाजे की मरम्मत कर रही थी, जिसके तहत दरवाजे को ऑयलिंग की जा रही थी, जो परीक्षण के दौरान गलती से लुढ़क गया और बगल में खड़े एक व्यक्ति पर गिर गया, जो एक टैक्सी ड्राइवर था। वो बुरी तरह से घायल हुआ। होटल की टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने मुआवजे की मांग की और उनकी आय के आधार पर किया गया दावा 20 लाख रुपए था, जो काफी उचित था। होटल इंडस्ट्री से एक और विचित्र दुर्घटना का उदाहरण, होटल इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। वैलिड पार्किंग अटेंडेंट से जुड़ी एक विचित्र दुर्घटना में एक मर्सिडीज बेंज कार को बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र से ऊपर ले जाया जा रहा था। अटेंडेंट के मुताबिक मर्सिडीज बेंज को कैसे पार्क करना है, इस बारे में नौकरी देते वक्त उसे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वो मर्सिडीज बेंज कार को बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र से ऊपर ले जा रहा था। इसी बीच मर्सिडीज ने एक टोयोटा इनोवा को टक्कर मार दी, जो टाटा टिगोर में जा घुसे, जिसने फिर एक चौथी कार स्विफ्ट डिजायर को टक्कर मार दी। 4 कारों का इस दुर्घटना में नुकसान हुआ, जिसके चलते हर्जाने के तौर पर 14,05,000 रुपए का दावा किया गया था, जिसे बीमाकर्ताओं द्वारा तय किया गया था। क्या आप यह जानते हैं? काफी संभावना है कि आपके प्रधान कार्यालय द्वारा लिए गए बीमा की जांच की जाएगी। ये नहीं पता होगा कि सार्वजनिक देयता बीमा क्लेम या व्यापक सामान्य से बाहर आता है या फिर व्यापक जनरल बीमा। दूसरी घटना में एक कपड़े की दुकान में लिफ्ट का केबल टूटने से लिफ्ट तीसरी मंजिल से जमीन पर गिर गई। इसका इस्तेमाल कर रहे 9 ग्राहक इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और पीएलआई पॉलिसी ने
उनके इलाज के लिए 4,07,000 रुपए का भुगतान किया। अब ऐसा कैसे और क्यों हुआ? ये जो कंपनियां हैं या फिर गारमेंट शॉप हो, उन्होंने ये भुगतान किया है, लेकिन कुछ हैं जो भुगतान नहीं करना चाहते हैं। हमने 2 तरह के उदाहरण देखे, जैसे कि SBI ने इंश्योरेंस होते हुए भी भुगतान के लिए इनकार कर दिया जब तक उस पर हमने दबाव नहीं डाला। कई सारे केसेस में भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन हमने देखा कि कुछ भुगतान करते हैं। खासकर विदेशी कंपनी अपने वकीलों के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से दावों का पीछा करने में सक्षम है, क्योंकि उनके देश में आकस्मिक शुल्क प्रणाली उन्हें वकीलों का भुगतान करने की अनुमति देती है अगर दावा सफल होता है। अन्य जो सफल दावे करते हैं या तो सूचित लोग होते हैं या क्षति महत्वपूर्ण होने पर संगठन दावे का पीछा करता है। आपके हर्जाने के आधार पर आपके कानूनी सलाहकार की फीस तय होती है। जैसे कि आपको 1 लाख शुल्क मिलता है, उसके 30% या फिर उससे ज़्यादा सलाहकार ले सकते हैं। भुगतान की मांग के लिए आपको कुछ भी कानूनी रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। लीगल फर्म अपना काम करती है, हमें उन्हें फॉलो करना होता है। मेरा मानना है कि अगर हमारे पास भारत में आकस्मिक शुल्क है, भले ही कानूनी उद्योग साझा करते हैं, यह हमारे लिए गेम चेंजिंग होने जा रहा है, विशेष रूप से या उपभोक्ता संबंधी मुद्दे पर। इसके विपरीत भारत में जब वैध बीमा उपलब्ध होता है तो तथ्य को छिपाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यह वैध दावों को आमंत्रित करता है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम कंपनियों और डीलरों के पास LPG सिलेंडर फटने से शारीरिक चोट और संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 40 लाख रुपए का व्यापक देयता कवर है। आप आए दिन देश में कई जगह सिलेंडर गैस फटने से हुई खबरें पढ़ते हैं, लेकिन वे उपभोक्ताओं से इस तथ्य को छिपाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिलेंडर विस्फोट की कई घटनाओं के बावजूद दावे दुर्लभ है। ऐसा होने का एक अन्य कारण धीमी महंगी कानूनी प्रणाली है, जो आकस्मिक शुल्क के भुगतान की अनुमति नहीं देती है और दावों की प्रक्रिया को ही दूसरी सजा बना देती है। आखिर हम ऐसे सिचुएशन में क्यों हैं? खैर, उत्तरावैध की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की एक फेमस केस के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसमें कानून का हस्तक्षेप था। जनता इस बात से परेशान थी कि उनके पास सार्वजनिक देयता बीमा क्यों नहीं है। अगर उस केस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको उस केस के बारे में जरूर जानना होगा। 1992 में स्टेला लिबेक ने मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट से कॉफी खरीदने के बाद गलती से अपनी गोद में कॉफी गिरा दी, जिससे उसके शरीर का निचला हिस्सा जल गया। वह 8 दिनों तक हॉस्पिटल में रही। उसके बाद 2 साल तक उनका इलाज चलता रहा। जी हाँ, हॉट कॉफी हार्मफुल होती है। अपने इलाज के खर्च को कवर करने के लिए उन्होंने मैकडॉनल्ड के साथ $20,000 में समझौता करना चाहा, लेकिन मैकडॉनल्ड ने $800 देने चाहे। ये काफी अमानवीय था। उस दौर में ये कॉफी केस काफी चर्चा में था। कई सारे ऑपरेशंस, दर्दनाक इलाज की कीमत सिर्फ $800। स्टेला को खोई हुई आय और इलाज के बिलों पर $18,000 खर्च करने पड़े। उसने मुआवजे के रूप में $160,000 का मुआवजा और दंडात्मक हर्जाने में $480,000 के लिए संघर्ष किया और मैकडॉनल्ड को मुआवजे की रकम देनी पड़ी। एक तरह से पूरी अमेरिका की सभी कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज के लिए ये काफी बड़ा सबक था। भारत में स्थित अमेरिकन कंपनियां सार्वजनिक देयता बीमा को लेकर आश्वस्त रहती हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटना भारत में होती है तो यहाँ की अमेरिकन कंपनीज पर एक्शन लेने के बारे में हम सोच भी सकते हैं। भारत में इस तरह के क्लेम करने के हम आदी नहीं हैं। हमें इस तथ्य की बुनियादी जागरूकता के संदर्भ में एक लंबा रास्ता तय करना है कि यह बीमा है और निष्पक्ष व्यवहार करने और मुआवजा पाना हमारा अधिकार है। कई सारी कानूनी अड़चनों के बावजूद मेरा विश्वास कीजिए, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो सवाल करती हैं कि यह देयता बीमा क्यों काम नहीं करता है, आपके स्तर तक क्यों नहीं पहुंच रहा। मोटर बीमा के विपरीत यह इतना कठिन क्यों है? मोटर बीमा जो पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रहा है, देयता बीमा के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे कौन से फिक्शन पॉइंट्स और अड़चने हैं जो इसे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं वगैरह। अधिक जानकारी के लिए थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आपके और हमारे इंटरेस्ट की जानकारी है। और अगर आपने हमारे चैनल मनी लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको जानकारी देता है और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करता है। इस विषय पर हमारे कई सारे आर्टिकल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी मनी लाइफ वेबसाइट पर ज़रूर जाएं। धन्यवाद।